हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पॉलिटी क्लास कर रहे थे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकासक्रम तथा भारतीय संविधान की विशेषताएं और तथा उसमें जो भी जो उनके विवरण थे वो किस देश से कहाँ कहाँ स्रोत हैं, उसके किन किन देशों से लिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम जो लेकर आए हुए हैं, अब धीरे धीरे हम अपने पूर्ण रूप से, हम कहें तो पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, धीरे सिलेबस के मुख्य अपने नियम और कानून और संविधान की जानकारी के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत बड़ी चीज़ लेकर आए हुए हैं, जो कि हम लोगों के समय बहुत सारी समाजों में और बात करें पढ़ाई को लेकर क्या होता है, डिबेट बना रहता है। एक प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना है क्या चीज़, प्रस्तावना को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया क्यों। प्रस्तावना जो है हम उसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, अर्थात प्रीएम्बल के साथ उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो कब अपनाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये भी हम बताएंगे कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब टेस्ट सीरीज लगाते होंगे पॉलिटी से रिलेटेड, तो हर चैप्टर बाई जो क्लास चल रही है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज भी लग रही होगी, आपको चैनल पर प्राप्त भी हो रही होगी, उससे जुड़े हुए प्रश्न। अब हम लोग जानेंगे जो प्रस्तावना है, जैसे कि हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, चाहे मूल अधिकार पढ़ेंगे, चाहे नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, अन्य विभाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, कैसा ट्रेंड अभी के समय चल रहा है, इनसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, आने वाले समय में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रस्तावना में जितने भी शब्दों का उपयोग किया गया है, क्या वो सब शब्दों का उपयोग किए गए जितने भी शब्द हैं वो मूल संविधान में उपस्थित हैं, अर्थात मूल प्रस्तावना में जो संविधान अपनाया गया था उस समय उपस्थित है यह, और साथ ही क्या मूल संविधान उपस्थित न थे तो कब उस शब्दों को शामिल किया गया, और उस शब्दों को शामिल करने के पीछे क्या कारण थे, क्या कुछ उस समय के ऐतिहासिक कारण थे या वर्तमान समय के उस समय कुछ ठोस कारण थे। जैसे समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता शब्द, इन शब्दों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इन शब्दों का विकास क्रम कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग समाजवाद देखते हैं, साम्यवाद देखते हैं, फेबियन समाजवाद देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी अच्छे से लेंगे। और साथ ही बार बार चर्चा में भी बनी रही, जैसे कि बेरूबारी मामला, केशवानंद भारती मामला, इन सभी केसों को आप लोग अध्ययन किए होंगे। अध्ययन करने के साथ ही और पाए होंगे कि एक कन्फ्यूजन बना रहता है, आखिर प्रस्तावना को क्यों कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, फिर कहा गया कि संविधान का भाग है, फिर उभर कर मूल ढांचा आता है। आखिर मूल ढांचा है क्या चीज़, प्रस्तावना है क्या चीज़, दोनों में भिन्नताएँ क्या है। आखिर कोई कहता है कि प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े जा सकते हैं, और लेकिन नए शब्द जोड़े जा सकते हैं लेकिन उसमें से कुछ शब्द को हटाया नहीं जा सकता, तो क्या किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत उसमें शामिल किया गया, कौन कौन से शब्द मूल संविधान में उपस्थित थे, कौन कौन से शब्द संशोधन के बाद शामिल किए गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें हमारी जानने की आवश्यकता है। और उससे पहले हम लोग क्या करें, पहले हम देख लेते हैं, इसको ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, क्या इससे कैसे प्रश्न और कैसे हम लोग को पढ़ना है प्रस्तावना। जब तक हम प्रस्तावना को नहीं अच्छे समझेंगे, प्रस्तावना में जितने शब्द दिए गए हैं उनको अच्छे से नहीं समझेंगे, तो हम लोग क्या हो सकती है, आने वाले समय में क्या हो सकती है, जब आगे की ओर पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो क्या होगी, पढ़ने में हम लोग की परेशानी होगी। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, कहीं शब्द आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो क्या कहेंगे, संप्रभुता आ गया कहीं, तो संप्रभुता में होता क्या है, पंथ निरपेक्षता कहीं पा गया, तो पंथ निरपेक्षता होता क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम जान लेंगे अच्छी तरह से। समाजवाद आ गया, कहीं साम्यवाद आ गया, कहीं फेबियन समाजवाद आ गया, तो आप लोग वहाँ पर क्या कीजिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या है कि प्रस्तावना, जैसे कि प्रस्तावना है क्या चीज़, एक बार हम इसके बारे में और जानकारी ले लें
देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई बुक पढ़ें, क्या कोई बुक उठाते हैं, चाहे कोई कहानियाँ उठाते हैं, तो उससे कहीं भी सार लिखा होता है। सार मतलब पूरा विस्तृत विवरण कहीं एक या दो पेज में दिया रहता है, वो हम उसको एक प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, एक शीर्षक दिया होता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि संविधान का एक सार है, संविधान का एक सार है, मतलब कि इसमें क्या है, एक भूमिका के रूप में अगर हम बुकों में देखते हैं भूमिका लिखा हुआ है क्या, और भूमिका अगर देखें तो उसमें भूमिका के साथ जैसे कि कहा गया है कि जो प्रस्तावना है उन शब्दों में दिया गया है, उन शब्दों का जिक्र किया गया है जो हमारे एक संविधान के विकास क्रम के ढांचा तैयार करता है, एक संविधान की विकास क्रम की ढांचा तैयार करता है। जैसे कि किसी लोगों ने इसीलिए किसी लोगों द्वारा संविधान की कुंजी कहा गया, किसी द्वारा पहचान पत्र कहा गया। तो पहचान पत्र क्या होता है, कुंजी क्या होती है, किसी ताले खोलने की चाबी होती है। उसी तरह से पहचान पत्र क्या होता है, किसी की पहचान का होता है कि उसकी पहचान कैसे होगी, कहाँ से कैसे है। तो उसी तरह से प्रस्तावना भी है, वो प्रस्तावना क्या करता है, हमारे संविधान के विकास क्रम को, हमारे संविधान के ढांचा को बताता है कि हमारे संविधान की भूमिका कैसी है, हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो बहुत कम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को उसमें समन्वित किया गया है। और साथ ही अब देखेंगे तो क्या बताया जाए कि प्रस्तावना जो है किसी संविधान के दर्शन का सार के रूप में प्रस्तुत करने वाली साहित्य अभिव्यक्ति है। क्या है, किसी संविधान की दर्शन को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाली क्या है, प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये सब क्या है, संक्षिप्त में कह रहे हैं ना, संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाली क्या है, अभिव्यक्ति है। तो क्यों मतलब हम लोग कहें तो एक क्या होता है कि जितने भी अगर हम लोग बात करें कि भारत क्या पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभुता इसके पास, इस एक क्या है कि समाजवादी सोशलिज्म है, जैसे समता का जिक्र किया गया है, समानता का जिक्र किया गया है। तो उन सब चीज़ों में क्या अंतर है, तो एक क्या बताता है, संविधान का पूरी क्या होती है, एक सार बताता है कि संविधान में किन चीज़ों पर बात की गई, किस चीज़ का विकास कर्म हुआ है। तो उसी तरह से हम देखते हैं पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से हम पढ़े जानते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, प्रश्न की प्रकृति। क्या होता है कि अगर अलग अलग चैप्टरों से अलग अलग प्रकृति से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछता है प्रस्तावना के विचार एवं महत्व। ये देखिए क्या कहा गया है, प्रस्तावना का विचार एवं महत्व। ये कहा गया है प्रस्तावना के विचार और महत्व, और लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। प्रस्तावना का विचार एवं महत्व कहा जाता है कि आप लोग पता होगा कि अमेरिका जो है पहला ऐसा देश था जिन्होंने अपना लिखित संविधान बनाया। और साथ ही अब हम बताएं कि ये जो भारत भी है, तो भारत क्या करता है, जो कि अपने नियमों को अपने संविधान के अलग अलग देशों से अपने स्रोत को लिए हुए है। और अगर हम बात करें, वहीं कहा जा रहा है जो प्रस्तावना का जो विचार है, ये विचार है, इसका महत्व है। तो सर इसके विचार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है, जो भारत की प्रस्तावना है, वो अमेरिका से प्रेरित है। और साथ ही इसके विचार जो है, इसके शब्द जो है, इसकी भाषा जो है कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यहाँ तक समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछकर आपको फंसाया जा सकता है कि आपसे पूछ दे कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है। ऑप्शन में दे दे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसकी भाषा कहाँ से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है, उसके विचार है वो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आपको बता दें कि अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसके पास लिखित संविधान थे। ठीक है, और साथ ही अब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक दूसरा टॉपिक में इससे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रस्तावना के संबंध में विचारों का राय।
प्रस्तावना के संबंध में विचारकों का राय। प्रस्तावना के संबंध में देखिए, इसमें इन चीज़ों को जानेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग राय दी है। जैसे कि के मुंशी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, यह एक संविधान की जन्म कुंडली है। वहीं क्या किया गया, किसी द्वारा ठाकुरदास भार्गव द्वारा ये कहा गया प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। वहीं एन ए पालकी वाला द्वारा कहा गया ये क्या है, एक संविधान की पहचान पत्र है। उसी तरह से एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या कहा, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो क्या हुए, विचारकों द्वारा अलग अलग राय अपनी दी गई, अपने अपने विचार दिए गए प्रस्तावना के संबंध में। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि के एम मुंशी द्वारा मतलब कि प्रस्तावना को निम्न में से किन व्यक्ति द्वारा, किन विचारकों द्वारा प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा गया, जन्म कुंडली कही गई। तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, के एम मुंशी। उसी तरह से अन्य भी दे सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को कर दिया, किसके द्वारा कहा गया था कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसी तरह से क्या इसमें पढ़ना है कि प्रस्तावना के संबंध में विचारकों क्या राय थी, उन्होंने अपने अपने राय क्या दिए। तो क्या कहने की बात है, एक पहचान पत्र है। तो पहचान पत्र कहने की बात क्या है, एक सार है, वो एक भूमिका है वो संविधान की। हम चाहे किसी किताब की भूमिका देखते हैं, उसी तरह से क्या है, ये भी एक संविधान की एक भूमिका है, एक नियम की भूमिका है, उसमें पूरी तरह से हर चीज़ समाहित है। अब अगला देखें, तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ, मतलब हम लोग कह सकते हैं इसके शाब्दिक अर्थ। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ हमारा कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे रिलेटेड पूछे जाएंगे कि जैसे कि शाब्दिक अर्थ का चाहे शब्दों का अर्थ लिख दीजिए, शब्दों का अर्थ। ठीक है, ये कहा गया जैसे कि प्रस्तावना में आप लोग देख रहे हैं संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। और उसी समाजवादी शब्द में देखें तो कहा जाता है जैसे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से आया, समाजवादी शब्द। फिर आता है जिक्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे फेबियन समाजवाद से जुड़े हुए थे। तो आखिर फेबियन समाजवाद और साम्यवाद विचारों में क्या अंतर है। उसी तरह से कहीं कहीं क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संविधान है गांधीवाद विचार से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जो संविधान है गांधीवाद और समाजवाद और साम्यवाद के विचारों का क्या है, एक समन्वय है। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। चाहे कहीं कि आपको बंधुत्व की भावना क्या है, भाईचारे की भावना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। स्वतंत्र की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने, उन सब चीज़ों के बारे में, उनके अर्थों के बारे में जानेंगे हम लोग। और साथ ही अगला इससे पूछेंगे प्रस्तावना के संबंध में न्यायिक निर्णय। प्रस्तावना के संबंध में न्यायिक निर्णय, प्रस्तावना के ये कहा गया कि
आए दिनों में उस समय चर्चा बनी रहती थी कि प्रस्तावना क्या है, वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो उसके बारे में क्या निर्णय दिए गए, जैसे बेरूवाली मामला, बम्बई वाला मामला, केशवानंद भारती मामले, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, इन सभी मामले को देखेंगे। और इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्णय दिए गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तथा अब उसके अगला देखेंगे प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की इसमें जानेंगे प्रस्तावना की प्रवृत्ति कैसी है, मतलब कि क्या हम लोग प्रस्तावना की प्रकृति मतलब एक है परिवर्तनीयता है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है या गैर परिवर्तनीय है, या गैर परिवर्तनीय है, ये संशोधन योग्य है कि नहीं है, यह संशोधन योग्य है कि नहीं है। मतलब कि कहने के बाद यह हुआ कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, क्या हम इस प्रस्तावना में जितने भी शब्दों का जिक्र किया गया है उन शब्दों के आधार पर, और उन शब्दों के आधार पर हम देखें किस चीज़ का उल्लंघन होता है तो, और हमारे कानून और हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो प्रस्तावना के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में क्या अपने वो केस को दायर करा सकते हैं, अपनी अर्जी लेकर जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। और साथ यह भी जानेंगे कि यह प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे कुल इस सब चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपसे प्रश्न की प्रकृति कैसी रहेगी। तो प्रस्तावना का विचार और महत्व, तो प्रस्तावना का विचार और इसका महत्व क्या है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, इन सभी चीज़ों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी, प्रस्तावना के संबंध में विचारकों की राय, मतलब कि प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग विचारों द्वारा अलग अलग निर्णय दिए गए, उन विचारकों का निर्णय कैसी थी, क्या कहना चाहते थे, उन सभी चीज़ों का उन सभी की बातों के बारे में चर्चा किया जाएगा। और साथ ही उनसे जुड़े प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं जो कि पॉलिटी से टेस्ट सीरीज लगाए जाते हैं। इससे एकदम हूबहू आपसे एक क्विक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अनुमानतः जो आने वाले प्रश्न भी आए उनसे जुड़े प्रश्न भी लगाए जाते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ, मतलब शब्दों का अर्थ, जितने भी प्रस्तावना अगर शब्द जुड़े हुए हैं, चाहे बंधुत्व हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे पंथ निरपेक्षता हो, उन सब शब्दों के भी जिक्र कर उनके बारे में अच्छी तरह से चर्चा की जाएगी और उनका विकास कैसे हुआ और भारत पर क्या प्रभाव रहा। और भारत जो है विविधता में एकता होने के बावजूद भी और भारत के अपने पंथ निरपेक्ष देश को अपनाया, इसके कारण क्या थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे हम लोग। और प्रस्तावना के संबंध में न्यायिक निर्णय, प्रस्तावना के संबंध में क्या न्यायिक निर्णय थे, क्या क्या निर्णय लिए गए, इन सब चीज़ों के। और प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, परिवर्तनीय है, गैर परिवर्तनीय है, तथा इनमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करना है, इन सभी चीज़ों से भी हम इन सभी चीज़ों के बारे में पहले तैयारी करनी है। तो पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, हम पढ़ लेते हैं प्रस्तावना क्या चीज़ है। तो चाहिए पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, इसे लिख लीजिए। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसे लिख कर एक बार हम लोग सोचेंगे, अध्ययन कर लें, ठीक है, क्या कहता है प्रस्तावना। तो लिखिए प्रस्तावना देशिका भी कहा जाता है, हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके सम्मान नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार न्याय विचार अभिव्यक्ति साथ ही विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता विचार धर्म और उपासना की विचार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी हम संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 50 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सब। हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना, ठीक है। एक कह रहा है कि हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसकी द्वारा कहा जा रहा है? हम भारत के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? हम भारत के लोगों द्वारा। आप कहिएगा सिर्फ संविधान सभा नहीं, ये भारत के लोगों द्वारा कहा जा रहा है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने न्याय? तीन न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, विचार दबा लिखा गया, विश्वास लिख दीजिए यहाँ पर। विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ साथ विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितनी स्वतंत्रता? 5 स्वतंत्रता। इधर विश्वास, धर्म और उपासना और साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। और अभी कहा जा रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मतलब कि देखिए एक 2 शब्द होते हैं, एक होता है समानता और एक होता है समता। समानता और समता में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को हम लोग, जैसे कि शब्दों ने कहा, शब्द में जितने भी प्रयोग किए गए उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। समानता क्या है और समता क्या है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए समता की बात कहा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? समता की बात कहा जा रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब कि व्यक्ति की गरिमा को भी और साथ साथ एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को और व्यक्ति की बंधुत्व की भावना, मतलब बंधुत्व में भाईचारे की भावना के लिए, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी संविधान सभा में, मतलब कि भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा में संकल्प लेते हैं कि आज की तारीख मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ईस्वी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। मतलब कि भारत के लोगों द्वारा, देखिए क्या किया जा रहा है, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। तो आपको बताया जाए तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, देखिए कैसे कि आपसे पूछ दिया जाए इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसे सीरियल वाइज दे देगा कि इसे सीरियल अकॉर्डिंग क्रम में सजाएं। और साथ ही नहीं तो ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, चाहे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, चाहे प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का कहने का क्या तात्पर्य है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेंस के लिए उपयुक्त है, जैसे कि ऐसे मेंस अच्छा ऐसे पूछ सकता है कि प्रभुत्व संपन्न, जैसे समाजवादी भी दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, संप्रभुता क्या होती है, तो वही चीज़ दिया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ साथ यही पूछ दिया गया कि किसके द्वारा, किनके द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया जाता है। तो किसके द्वारा, हम भारत के लोगों द्वारा। क्या कहता है, हम भारत के लोगों द्वारा। ये हुआ हमारे संविधान की। अब हम लोग जानेंगे, इससे आगे चलते हैं कि संविधान में और सब चीज़ें क्या जिक्र की गई है। अब जानेंगे प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये विचार। अब उससे देखेंगे क्वेश्चंस, और एक बार इसे याद कर लीजिएगा। जब याद कर लीजिएगा तो याद करने के बाद क्या होता है, इनसे जैसे क्रम के बारे में पूछ दिया, इनको क्रम में सजाएं, चाहे कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, इन सब चीज़ों को भी आसानी होती है। अब देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और तथा इनसे जुड़े सभी प्रश्नों को देखते जाएंगे और अपनी समस्या को दूर हल करते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिएगा कि सर ये चीज़ छूट गया है। हो सकता है कोई छूट जाए टॉपिक, हम तो चाहते नहीं कि कोई चीज़ छूट जाए, हम कोशिश नहीं करेंगे कोई शब्द छूट जाए जहाँ तक हो सके। लेकिन आपको लगे कोई छूट गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका उसका जवाब जरूर है कि दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस कोशिश रहेगी कोई टॉपिक छूटे ना, कोई शब्द छूटे ना, कोई अर्थ किसी शब्द का छूटे ना, आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश किया जाए। इसे मिटाते हैं, इसे लिख लीजिए। देखिए, अब हम पूछ दे कोई आपसे कि प्रस्तावना है क्या चीज़, प्रस्तावना है क्या चीज़। अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। प्रस्तावना है क्या चीज़ देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया कि क्या है कि किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जो है ठीक है, प्रस्तावना क्या है, किसी संविधान के दर्शन को, किसी संविधान के दर्शन को किसी संविधान के
कि संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। हमने आप लोगों को बताया कि जैसे कि संक्षिप्त कह रहा है, क्या होता है, एक अभिव्यक्ति मतलब पहचान कर रहा है ना, उसके व्यक्तित्व की बात कर रहा है ना अभिव्यक्ति, तो क्या है, उसकी अभिव्यक्ति की पहचान बता रहा है कि जो हमारा संविधान है उसकी पूरी ढांचा को एक संक्षिप्त में बताने की बात करती है प्रस्तावना। जैसे कि हम एक किताब को भी बातें, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई किताब ले सकते हैं, तो किताब में क्या होता है, किताब में भी क्या होता है, एक सार होता है, एक भूमिका होती है, तो एक भूमिका को बताने की बात करता है प्रस्तावना। तो हर किताब की बात करें, हर एक टॉपिक की बात करें, तो क्या होता है, हर चीज़ में एक सार के रूप में, एक भूमिका के रूप में भी देखी जाती है। तो उसी तरह से प्रस्तावना क्या है, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है किसकी, संविधान की, और उसमें जितने भी शब्द रिलेटेड किए गए हैं, जुड़े गए हैं, उसमें प्रावधान किए गए हैं, वो शब्द क्या है, हमारे संविधान की व्याख्या के रूप में देखी जाती है। अब एक बात और आपसे एक क्वेश्चन एक और बता दें आप लोगों को, अगर आपसे एक पूछा जाए कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को में जितने भी शब्द उपयोग किए गए हैं, तो प्रस्तावना में किए गए उपयोग के शब्द के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस आधार पर क्या कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है? तो आप लोग कहिएगा हाँ कि नहीं, तो इसका जवाब क्या रहेगा, नहीं, क्योंकि हम इस आधारों पर न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कि इस कारण हम लोग आगे देखेंगे क्या कारण है, इसके ठोस क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है प्रस्तावना, क्या है प्रस्तावना, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। जो प्रस्तावना की जो विचार है, तो क्या जो ये विचार जो है प्रस्तावना की वो कहाँ से ली गई, तो हम लोग जानेंगे प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये हमने क्या कहा कि जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया, लेकिन जो इसकी भाषा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और बता दें कि प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1949 को जिसे 22 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। ये कहा जा रहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, संविधान, अमेरिकी संविधान से, लेकिन जो उसकी भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, किस रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन उद्देश्य प्रस्ताव के रूप पर आधारित है, इसलिए हम इसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। और बता दें कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये तो जान लीजिए कि प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, भाषा किस देश से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब आपको बता दें कि प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछ दे, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो आप जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपको दे दें कि 22 जनवरी 1949, 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947। तो आपका आंसर क्या होगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। अब बता दें कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था, निम्न में सब। तो आपको डेट अनेक प्रकार के एग्जाम्पल ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, 22 जनवरी 1949। तो इनसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे आधारित ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रस्तावना के विचार। अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का जो महत्व है, जैसे कि उसका क्या महत्व है प्रस्तावना का, तो देखते हैं हम आगे। प्रस्तावना का महत्व, इसे मिटा दे दीजिए, इसे लिख लीजिए पहले, इसे मिटाते हैं हम। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना क्या महत्व है। विचार तो देख लिए कहाँ से लिया गया था, अब महत्व के बारे में जानते हैं हम लोग, जो कि आप लोग को बताया है कि हमने कि जो प्रस्तावना का महत्व है वो संविधान के सार के रूप में देखा जाता है, एक भूमिका के रूप में देखी जाती है। उसी के आधार पर एक क्या किया जा रहा है कि जैसे कि संविधान कहता है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि संविधान के जनक के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को देखते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अधिक थी। लेकिन हम लोग कहें तो संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन सभी का भी उतना है योगदान था, लेकिन अत्यधिक योगदान भीमराव अम्बेडकर जी का था। और हम लोग देखें तो प्रस्तावना का महत्व क्या है, जैसे कि हमने क्या कहा, हम भारत के लोग, क्या है महत्व, क्या है, हम भारत के लोग। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भारत के लोगों की चर्चा की जा रही है। तो हम देखिए क्या कहते हैं, जैसे कि लोकतंत्र की बात की गई है। लोकतंत्र की जहाँ मतलब कि जैसे कि हम एक शब्द एक बार फिर से हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि धर्म तंत्र आता है, धर्म तंत्र आता है, कुलीन तंत्र आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया हुआ एक अलग से क्लास लेकर देख लीजिएगा। एक आता है राजतंत्र आता है, जैसे कि अन्य प्रकार के धर्म एक आ जाएगा, फिर से एक लोकतंत्र। अब देखिए क्या होता है कि एक तंत्र मतलब सिंहासन के रूप में देख सकते हैं, सीट के रूप में देख सकते हैं। धर्म तंत्र मतलब कि केंद्र में कौन है, धार्मिक लोग हैं, क्या है, केंद्र में धर्म के लोग हैं। और वहीं बात करें कुलीन तंत्र, कुलीन के तंत्र मतलब कि केंद्र में, शासन के केंद्र में कौन है, वहाँ के धनी लोग, जो कि अच्छे करोड़पति बिलियनर्स हैं, जो अरबपति लोग उन लोग हैं। ठीक है, और राजतंत्र में क्या है, केंद्र में कौन है, केंद्र में राजा है, क्या है,
केंद्र में क्या है, राजा है, किंग है, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में केंद्र में कौन है, लोग हैं, क्या है, केंद्र में लोग हैं, कि यहाँ पर क्या है, लोगों का शासन है। उसी तरह से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि प्रस्तावना क्या महत्व है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे संविधान, कैसा समाज था, बहुत पुराने समय में कैसे कैसे संविधान का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का कैसे विकास हुआ, इन सभी चीज़ों पर एक अलग से क्लास लिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा, आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए अब बात करें प्रस्तावना के महत्व की। प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये पूछा संविधान की शक्ति का स्रोत उल्लेख है, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत का उल्लेख कहाँ से है, आपसे पहला पूछ दिया जाए संविधान के शक्ति का, संविधान की शक्ति के उल्लेख, स्रोत का उल्लेख। हमने क्या कहा कि हम भारत के लोग, क्या हैं, हम भारत के लोग। तो संविधान के शक्ति का स्रोत किसमें उल्लेखित है, तो हम आंसर क्या करेंगे, हम भारत के लोग, क्या होगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से पूछा जाए कि संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख, संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख, तो क्या है, 26 नवंबर 1949, नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। उसी तरह से कहीं के दिया रहता है कि सप्तम विक्रम संवत 2006 के अनुसार, अब क्या किया जाए, एक नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो संविधान है भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को भारत 26 नवंबर को भारत 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान बनकर निर्माण हुआ, उसी तरह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जितनी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, क्यों 26 जनवरी 1950 संविधान क्यों लागू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्लास ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। उस क्लास को देख लीजिए। रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, संप्रभुता क्या होती है, कुलीन तंत्र, इन सभी चीज़ों के आखिर 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण हो चुका था, आखिर क्यों 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू किया गया, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या थे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और साथ एक और बता दें कि जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण हो रहा है, और क्या उसके साथ ही 1947 में भारत आज़ाद हो रहा है, तो इनके बीच का जो समय अंतराल है, और साथ ही 1950 में संविधान लागू हो रहा है, इन सभी बीचों का समय अंतराल है। इन सभी बीचों में समय अंतराल में भारत का शासन किस अधिनियम द्वारा चलाया जा रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बता चुका है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्लास आप पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा, पीछे वाली क्लास देखिएगा तो आप लोग जैसे आगे जाइएगा वो चीज़ समझने में आप लोगों की आसानी होगी। तो उस चीज़ के बारे में बताने में काफ़ी टाइम आप लोग की लॉस होगी, क्लास लंबी हो जाएगी।
तो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण होता है। साथ ही 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और साथ ही 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू होता है, जो कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अब तीसरा, इसमें जो कि प्रस्तावना में उल्लेख है, शासन प्रणाली का उल्लेख। शासन प्रणाली का उल्लेख है, जो कि इसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमने क्या कहा, एक प्रस्तावना का सार है। देखिए बताया गया है ना, महत्व क्या है, शासन प्रणाली का उल्लेख है। मतलब कि शासन प्रणाली क्या है, भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभुता इसके पास, समाजवादी भी है और साथ साथ पंथ निरपेक्षता भी है और तथा लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। लोगों का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब लोगों का शासन भी है। यहाँ पर लिख सकते हैं, मूल संविधान में नोट में लिख लीजिएगा, मूल संविधान में प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का ही उल्लेख है। ठीक है, और ऑप्शन एक ए हो गया। दूसरा नोट में, एक की समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन शॉर्ट फॉर्म किधर है, संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, 1976 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि जो संविधान की शक्ति, अब यहाँ तक हुआ, हमने क्या कहा कि शासन प्रणाली का उल्लेख है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन जो मूल संविधान जब लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को, उस समय सिर्फ प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य का ही उल्लेख था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य का, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका संविधान का प्रस्तावना के महत्व। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, इसे लिख लीजिए।
हो गया। अब देखिए क्या चीज़, हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, थोड़ा बीच बीच में आप लोग कंसेप्ट का भी मजा लेते रहिए, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट भी बताया जाएगा। क्या है कि आप लोग से देखिए पंथ निरपेक्षता शब्द कहा गया है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पोलिटी में हम लोग देश शब्द का उपयोग करें या राष्ट्र शब्द का उपयोग करें और राज्य शब्द, तो क्या होता है पोलिटी में हम लोग देश नहीं राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ बता चुके हैं क्लास में कि कहाँ शब्द राज्य का उपयोग किया जाता है, कहाँ देश का और कहाँ और राष्ट्र की। तो उसी तरह से हमने क्या कहा, राज्य जैसे पंथ निरपेक्षता शब्द जो है क्या है, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाया गया, जो कि इसमें एक अखंडता भी था। अब देखिए पंथ निरपेक्षता के बारे में झलक दिखाते हैं आप लोगों को, सिर्फ झलक रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छी तरह से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देखिए क्या होता है पंथ निरपेक्षता। एक अगर धर्म के आधार पर हम किसी स्टेट को बांटें, हम लोग 3 ही स्टेट को बांट सकते हैं, 3 ही भागों में बांट सकते हैं। एक स्टेट को कहेंगे नास्तिक राज्य, एक को क्या कहेंगे नास्तिक राज्य, ठीक है। एक को क्या कहेंगे हम लोग सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य। एक को क्या कहा जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये सिर्फ एक झलक है पंथ निरपेक्षता के लिए। अभी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, एक अच्छे से लेक्चर लेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का विकास कहाँ से हुआ, पंथ निरपेक्षता का विकास कहाँ से हुआ, कैसे कैसे उन लोगों को क्यों नहीं कहाँ पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब में क्या अंतर है, क्या कोई अंतर है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सिर्फ एक झलक के रूप में देख रहे हैं हम लोग। तो क्या है कि हमने क्या कहा, कहीं कहीं नास्तिक राज्य का उपयोग होती है, तो नास्तिक राज्य के ऐसे उपयोग, नास्तिक राज्य का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं कि जहाँ पर राज्य सभी धर्मों का क्या करता है विरोध करता है, राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है, सभी धर्मों का विरोध, ठीक है, सभी धर्मों का विरोध, ठीक। अब सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना धर्म हो, क्या हो, जिसका अपना विशेष धर्म हो। सैद्धांतिक राज्य हम उसे कहते हैं जिसका अपना, जिस राज्य का अपना, राज्य का अपना धर्म हो, क्या हो, एक धर्म हो, एक धर्म के रूप में एक विशेष धर्म हो, एक राज्य का अपना विशेष धर्म हो, विशेष धर्म हो, ठीक है, हम उसे सैद्धांतिक राज्य कहते हैं। अब देखिए क्या है, भारत ने क्या किया, नास्तिक धर्म को अपनाया, वो तो राज्य के सभी धर्मों का विरोध, वो तो राज्य क्या करता है सभी धर्मों का विरोध भी नहीं करता है, और साथ साथ वो सैद्धांतिक राज्य भी नहीं है, उसके पास भी कोई धर्म नहीं, विशेष धर्म भी नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि धर्म से तटस्थ, कि न धर्म से उधर न उधर, क्या होना चाहिए तटस्थ। अब उपयोग भी उस धर्म में हिल, अब देखिए आज के लिए हम चर्चा से जुड़कर रहेंगे कि आज के रूप में धर्म का मतलब कि राजनीति और धर्म को एक साथ जोड़कर देखेंगे, क्या आज के रूप में कैसी है राजनीति और धर्म को अंतर क्या है, आज की जो राजनीतिक ढांचा है कैसी है। तो क्या है, भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न ही नास्तिक है न ही सैद्धांतिक है, वो क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब पॉजिटिव थिंग में वो क्या कर सकता है, धर्म के लेकर किसी भी धर्म से जुड़ सकता है। अब उसके लिए क्या, किसी धर्म से जुड़े रहने के लिए किसी अन्य धर्म को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो एक चीज़ है धर्मनिरपेक्षता। अब इससे भी अच्छी तरह से हम अच्छे से जानकारी लेंगे जब एक बार धर्मनिरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द, समाजवादी शब्द की बात करेंगे तब। हम लोग 3 पॉइंट देख लिए, ठीक है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रस्तावना के महत्व की। देखिए अब देखिए शासन प्रणाली का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है तो उद्देश्य क्या है, मतलब शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, उल्लेख क्या है, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं।